कि जाट आंदोलन वगैरह भी देखने को मिलेगा कि जाट लोग आंदोलन कर लेते हैं। जगह जगह पे जो है हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो पीजेंट्स लोग हैं वो रिवोल्ट करेंगे। क्लियर है। इवन अगर टैक्स बहुत ज्यादा चाहिए तो याद है अकबर जो है मनसबदारी सिस्टम लेकर के आया था। तो ये मनसबदारी सिस्टम में वो क्या करता था, दो टाइप का रैंक देता था। एक तो जो बहुत लॉयल लोग हैं, बहुत खास लोग हैं, उन लोग को वो सारा मनसब देता था जिसमें जागीर होता था। क्लियर है, जागीर मतलब लैंड ग्रांट्स होता था। और दूसरे जो मतलब दूसरा टाइप का जो मनसब होता था उसमें केवल मनसब रैंक दिया जाता था, सैलरी इन कैश दिया जाता था। क्लियर है। तो अब क्या है कि जब जागीर वाला सिस्टम है तो ये तो लॉयल लोगों को दिया गया है, तो उन लोगों के पास लैंड ग्रांट्स का कुछ हिस्सा जा रहा है और बाकी कुछ हिस्सा किंग के पास जा रहा है। तो अब क्या होगा, क्योंकि औरंगजेब को पैसों का बहुत ज्यादा नीड था, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना था, आर्मी बहुत बड़ा मेंटेन करना था। तो अब वो क्या करेगा कि ये जो जितने भी राजपूत किंग्स वगैरह थे ना, या और भी जो अन्य किंग्स वगैरह थे जिन लोग को इतना बड़ा बड़ा जागीरदार लेकर के गया था अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब, वो सारा जागीर जो है वो मतलब लेना स्टार्ट कर देता है जैसे उनको हल्का भी किसी पे शक होता है, कोई भी कोई मिस्टेक करता है तो। क्लियर है, मतलब बहाना तो देता है पॉलिटिकल रीजन कि इन्होंने ये गलती किया तो इसकी वजह से इनका ये जागीर चला जाएगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जागीर जो है वो रूलर्स का ले लेता है, जिसमें बहुत सारे राजपूत किंग्स वगैरह भी होते हैं। क्लियर है। तो उससे क्या होता है कि जो एक सपोर्ट सिस्टम था, मुगल साम्राज्य जो इतना ज्यादा मतलब इतने लंबे टाइम से इतना प्रॉस्पेरली जो रूल कर रहा था, उसके पीछे का रीजन ही यही था कि वो सब लोगों को मिला के मतलब एक तरीके से सबको एक साथ लेकर के चल रहा था। और वो चीज जो है, वो चीज यहाँ पे औरंगजेब जो है कहीं ना कहीं पूरा खत्म कर देगा। क्लियर है। रीजन समझ में आ रहा है ना, रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है, उसको आर्मी चाहिए तो आर्मी के लिए उसको टैक्स हैवी कलेक्ट करना है। क्लियर है। तो वही यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बाद के टाइम में ये बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करते हैं। रीजन क्या होता है, जाट्स हो गया, सतनामीज हो गया, ये सब रिवोल्ट कर देते हैं। जो राजपूत रूलर्स वगैरह हैं वो रिवोल्ट करेंगे आगे चल करके। क्लियर। इवन सतनाम पंथ के जो फाउंडर थे उनको बीरभान कहा जाता है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना, बीरभान। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नोट्स में आगे देख लोगे। क्लियर है। ये जो बीरभान है ये रविदासिया सेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड थे। फिर उसके बाद फिर अगर हम लोग ईस्ट इंडिया में देखें तो जो ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है वहां पे लगातार मुगल साम्राज्य जो है वो अहोम किंगडम से फाइट करता है, क्योंकि वो ईस्ट में अपना एक्सपेंशन करना चाहता था। ये अहोम किंगडम जो है आज के टाइम का जो आसाम वाला रीजन है, ये आसाम वाला रीजन, मणिपुर वाला रीजन जो है, ये अहोम किंगडम होता था। ये लगभग देखो बहुत पुराना किंगडम था, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये अहोम किंगडम मतलब अपने एरिया में बहुत ज्यादा पावरफुल था। इवन ये जो अहोम्स थे ये मतलब जो औरंगजेब है उसके साथ बैटल करते हैं। बहुत फेमस बैटल है, बैटल ऑफ सरायघाट, जिसमें मुगल्स का डिफीट होता है। ये मतलब एक बहुत ही बड़ा बैटल है। सोचो कि मतलब मुगल्स का इतना बड़ा सेना, इतना पावरफुल किंगडम, उसको अहोम्स जो केवल एक आसाम मणिपुर वाले रीजन में रह रहे वो डिफीट कर देते हैं। और उसके पीछे जो बहुत बड़ा हाथ होता है उन लोग का, जो मतलब एक तरीके से जो सेनापति होता है लचित बोरफुकन, ये भी बहुत फेमस है, यूपीएससी में इनके बारे में पूछ भी चुका है। ये जो लचित बोरफुकन है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस बैटल में, मतलब अहोम्स को जिताने में। एक बार हम लोग हल्का सा अहोम्स किंगडम के बारे में देख लेते कि अहोम्स किंगडम मतलब अहोम्स कौन लोग थे, इनका क्या रोल था। तो देखो जैसा कि मैंने अहोम्स के बारे में बताया, ये अहोम्स जो थे अभी के टाइम का जो ब्रह्मपुत्र वैली है, जो असम वाला रीजन है, इसमें लगभग 600 सालों से रूल कर रहे थे। देख रहे टाइम पीरियड कि 1228 एडी में आए और 1826 एडी तक ये रूल कर देते हैं। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड तक मतलब वो रूल करते हैं, लगभग 600 सालों तक का। अगर कोई भी एम्पायर देखो अगर 200 साल भी रूल कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो एम्पायर में कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छा है, पीस बहुत अच्छा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो है ये सब बहुत अच्छा है। क्लियर है। तो 600 साल रूल करना ये बहुत बड़ा बात होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत है, मुगल से, इन सब का अगर टाइम पीरियड मिला दिया जाए तो इसके इक्विवेलेंट हो जाता है ये। क्लियर है। क्योंकि 1192 एडी में क्या होता है, बैटल ऑफ तरेन होता है, और उस टाइम पे जो है मतलब दिल्ली सल्तनत का नींव रखा जाता है। और 1857 में जो है मुगल साम्राज्य पूरा खत्म होता है, जब फर्स्ट पहला क्रांति होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब होता है, तो उस टाइम पे। तो ये लगभग 1228 से 1826 एडी तक मतलब अहोम किंगडम्स होता है। देखो इनके बारे में मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अहोम्स। देखो इनका जो फाउंडर था ना, ये सुकुपा था। ये सुकुपा जो है आज का प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट डे जो म्यांमार वाला रीजन है वहां का प्रिंस था।
क्लियर है? ये आसाम वाले रीजन में आता है और ये वहाँ पे राजा बनता है। ये देखो ये तो अहोम्स का जो मैप है ये दिल्ली सल्तनत के टाइम का मैप है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ये वाला मैप इंक्लूड किया ताकि आपको साउथ इंडियाज़ के भी डायनेस्टीज़ पता चले कौन-कौन, कहाँ-कहाँ पे था। कि जैसे ये यहाँ पे अहोम है, यहाँ पे कचरी डायनेस्टी है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है, ये ककातिया डायनेस्टी है, होयसालाज़ है, पांड्याज़ है, यादवाज़ है, गुजरात है, परमार्स है और दिल्ली सल्तनत है। जब यहाँ पे हम लोग मुगल साम्राज्य में देखेंगे, जब इस जगह पे मुगल साम्राज्य होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, अहमदनगर होगा, गोलकोंडा वगैरह हो जाएगा, बीजापुर वगैरह हो जाएगा, इस टाइप से होगा देखने को हम लोग को मिलेगा। क्लियर है? देखो अहोम्स किंगडम का जो पॉलिसी है ना, थे तो ये भी एक टाइप के अहोम्स के जो फाउंडर है ये कहाँ के थे? ये तो मेहमान के थे। तो एक तरीके से देखा जाए ये भी फॉरेनर लोग थे। इवन ऐसा नहीं है कि मुगल्स हो गए या दिल्ली सल्तनत हो गया, ये पहले फॉरेनर्स थे जो इंडिया पे मतलब आकर के रूल किए थे। इससे पहले भी हम लोग एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, जैसे इंडो ग्रीक्स वगैरह हो गए, साकाज हो गए, कुशानास हो गए, ये सब कहीं न कहीं फॉरेनर्स ही थे, जो इंडिया पे आकर के रूल करते हैं। लेकिन इनके रूल में और जो अभी हम लोग औरंगज़ेब का रूल देखते हैं या फिरोज़ शाह तुगलक का रूल देखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है कि जब यहाँ पे इन लोग का रूल था ना, इंडो ग्रीक, साकास, कुषाण ये सब हो गए या फिर हमारा अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, ये सब का जो रूल होता है, तो इस रूल में क्या होता है, ये इंडियन कल्चर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और यहाँ आकर के घुल-मिल जाते हैं। क्लियर है? बट ये जो औरंगज़ेब हो गया, फिरोज़ शाह तुगलक हो गया या फिर जो ब्रिटिशर्स हम लोग का देखें, तो ये सब जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ वगैरह थे, ये जब इंडिया में आते हैं, तो ये यहाँ आकर के घुलते-मिलते नहीं हैं। ये यहाँ के कल्चर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ये अपना कल्चर जो है इम्पोज़ करने का कोशिश करते हैं। क्लियर है? जैसे क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करना हो गया या फिर फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ की वजह से क्या होता है कि कहीं न कहीं रिबेलियन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अहोम्स के साथ ऐसा नहीं था। अहोम्स भी बिल्कुल जैसे फॉरेनर्स थे, बट भले ही इंडिया में आते, बट ये यहाँ के लोकल ट्राइब्स में, लोकल कल्चर्स वगैरह में एसिमिलेट हो जाते हैं। और इनका जो 600 साल तक रूल करने का जो रीज़न है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, पैक्स सिस्टम। ये सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यही सिस्टम की बदौलत जो है अहोम्स 600 साल तक रूल करते, और यही सिस्टम जब बाद में करप्ट हो जाएगा तो इसी की वजह से अहोम्स का पतन भी होता है। देखो ये पैक्स सिस्टम होता क्या था? 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता था। मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। इसको ध्यान से सुनना। ये 4 लोगों का ग्रुप है। ये 4 लोगों को ग्रुप को क्या होता था, मतलब इन सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था और इन सबको काम होता था कि स्टेट सर्विसेज में मिलिट्री का काम करेंगे, एग्रीकल्चर का काम करेंगे या जो भी पब्लिक वर्क्स है जैसे रोड वगैरह बनाना हो गया, कैनाल बनाना हो गया, इन सब में काम करेंगे। लेकिन ये चारों के चारों एक साथ काम नहीं करेंगे। टाइम पीरियड फिक्स होता था कि अभी 6 महीने या 1 साल के लिए ये ए काम करेगा स्टेट सर्विसेज में, तब तक ये बी, सी, डी जो है वो अपना घर का काम करेंगे। और जब तक ये ए स्टेट सर्विसेज में काम कर रहा है तो ये बी, सी, डी अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, बाद में बदले में ए का भी जो घर का काम है वो सारा करेंगे। फिर बी जो है 1 साल बाद ये स्टेट सर्विसेज में चला जाएगा, तब ए, सी और डी जो है ये अपने घर का काम करेंगे और ये तीनों मिलकर के बी का जो घर का जो भी काम है, मतलब अ, जैसे उनका खेत में खेती करना वगैरह सब जो कुछ भी है वो करेंगे। तो इस तरीके से 4 लोगों का टीम होता था और ये जो एक इंसान जो स्टेट सर्विसेज में काम करता था उसको बदले में कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता था। क्लियर है? तो इससे क्या होता था, स्टेट पे जो मिलिट्री वगैरह का जो खर्च है या भार है वो नहीं आता था। मतलब अगर होम्स जो थे वो बहुत बड़ा एम्पायर भी मेंटेन कर सकते थे, बहुत बड़ा आर्मी भी मेंटेन कर सकते थे, क्योंकि हर 4 लोगों में से एक इंसान क्या होता था, उसको कंपल्सरी मिलिट्री वगैरह में हिस्सा देना ही पड़ता था और बाकी जो 3 लोग थे वो 3 उसको बाकी चीज़ों को सँभालते थे, देखभाल करते थे। क्लियर है? तो ये पैक सिस्टम समझ में आया क्या? इम्पोर्टेंट है थोड़ा, अगर नहीं आया तो बता दो, फिर से समझा देता हूँ। ये जो 4 लोगों का ग्रुप होता था उसको गॉड्स बोलते थे। आया क्या? कोई नहीं आया किसी को तो बताओ? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये जो पैक सिस्टम है इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अब क्या हो रहा है, ये पैक सिस्टम की वजह से स्टेट को इन्हें सैलरी तो देना नहीं पड़ता था ये स्टेट सर्वेंट को। तो स्टेट जो है वो मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर पा रहा था, मिलिट्री बहुत अच्छा तैयार कर पा रहा था और क्योंकि हर किसी को मतलब
जो है हर किसी के पास जितने भी एडल्ट्स थे, हर एडल्ट मेल के पास जो है मिलिट्री एक्सपीरियंस होता था। तो अगर कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशन में ऐसा कोई वॉर हो गया, तो उस वॉर में क्या है कि हर किसी के पास मिलिट्री का हुनर है। तो वो वॉर में मतलब अहोम्स किंगडम के अंदर घुसपैठ करना बहुत डिफिकल्ट होता था। दूसरा है अहोम्स का राइज के पीछे या इतना टाइम तक रूल करने के पीछे कि इन लोग ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के आसपास बसे हुए थे, और यहाँ पे जो है बहुत सारा रिवर्स है। बहुत का मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे रिवर्स है। अभी भी इंडिया और बांग्लादेश में जो है रिवर वाटर को लेकर के बहुत सारा ट्रीटीज़ चलते रहता है। तो इतने रिवर्स होने की वजह से क्या है कि मतलब किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को, जैसे घोड़ा वगैरह हो गया, उनको लेकर के रिवर क्रॉस करना, ये सब, और हर टाइम टू टाइम में रिवर क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। तो ये जो है मतलब ये इस चीज का फायदा उठाते थे। और बाकी जो गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह है वो सब तो चलता ही रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इन किंग्स के बारे में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस नाम ध्यान में रख लेना पीटी पर्सपेक्टिव से, कि जैसे सुहुंग मुंग जो है ये हो गया, या प्रताप सिंघा हो गया, रुद्र सिंघा हो गया, ये सब कुछ फेमस रूलर्स हैं। फेमस क्यों है अहोम किंगडम? अहोम किंगडम बहुत ज्यादा फेमस है बैटल ऑफ सराय घाट के कारण। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है, जो लचित बोरफुकन जो इनका अहोम का कमांडर था, इनके नेतृत्व में ये मुगल्स को हरा देते, ये बहुत बड़ा बात था। और मुगल्स में उस टाइम पे मुगल्स फोर्सेस की तरफ से कौन सा मनसबदार रूल कर रहा था? राजा राम सिंह वन, ये रूल कर रहा था। क्लियर है? जिसको वो हरा देते। इकोनॉमी क्या था होम्स किंगडम का? तो जैसे वेट राइस कल्टीवेशन हो गया। क्लियर है? या मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिलता है। लैंड जो था वो स्टेट कंट्रोल करता था। कोई भी ऐसा जमींदारी सिस्टम, जो फ्यूडल लॉट्स वगैरह सिस्टम जो है ना, जो हम लोग लैंड ग्रांट्स वगैरह देखते हैं, ऐसा कोई सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता था। सब कुछ डायरेक्टली किंग कंट्रोल करता था। और अगर जमींदारी सिस्टम नहीं है, मतलब क्या कि पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन भी कम से कम होगा। सोसाइटी कैसा था होम किंगडम्स के टाइम में? तो मेनली इन लोग हिंदुइज्म थे, और हिंदुइज्म में भी मेनली जो है इन लोग वैष्णवाइट थे, मतलब विष्णु भगवान को ज्यादा पूजते थे। अगर कुछ फेमस आर्किटेक्चर देखो तो ये जो है, ये हमारा रंग घर है, ये देख सकते हो। ये रंग घर इनके टाइम पे बनाया गया आर्किटेक्चर, देख सकते हो कैसा है। क्लियर है? ये जो है ये हमारा कारेंग घर है। क्लियर है? फिर ये जो है ये तलातल घर है। ये जो अभी पूरा लगभग खत्म वाले सिचुएशन में है। अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज में है वो है ये मोइदम्स। मोइदम्स अभी 2024 में इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। जैसे देखो, मुगल्स बादशाह के टाइम में होता था ना, हम लोग को देखने को मिलता है कि मुगल्स के टाइम में ये जो मकबरा वगैरह होता था, जो बरियल सिस्टम वगैरह होता था, ये बिल्कुल वैसा ही है। जो किंग्स वगैरह हैं, इनका ये बरियल सिस्टम है। क्लियर है? कुछ इस टाइप से है। ये यहाँ पे उनको दफनाया जाता था। जो इम्पोर्टेंट होम किंग्स वगैरह होते थे ना, उनको यहाँ पे ये दफनाया गया है। ये यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा होम्स मतलब आसाम में ये चीज जो है वो बहुत जगह देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छे से इसको सजाया वजाया जाता है। ये मतलब हमारा इसको मोइदम्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आ सकता है, क्योंकि रिसेंट में ही इसको 2024 में ही ऐड किया गया, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और होम्स किंगडम का डिक्लाइन होने के पीछे रीजन क्या था? तो देखो, डिक्लाइन होने के पीछे रीजन भी वही था। ये जो पैक होते थे, जो अभी हमने देखा ना, ये जो पैक सिस्टम था, इसमें देखो होना क्या स्टार्ट होने लगा धीरे धीरे, जैसे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा सोसाइटी में बढ़ता गया। कास्ट सिस्टम वगैरह जो है ये सब भी बढ़ता चला गया, कि कुछ लोग जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, कुछ लोग जो है वो लोअर कास्ट के हैं, मतलब इस टाइप का। अब धीरे धीरे ये पैक सिस्टम में होना क्या स्टार्ट होने लग गया, कि ये पैक सिस्टम जो स्टेट सर्वेंट का जो काम होता था ना, अपर कास्ट के लोगों को धीरे धीरे काफी कुछ एग्जेम्पशन देना स्टार्ट कर लग गए, कि ये जो है ये चलो ठीक है, इनको पैक्स में मतलब ये नहीं जाएंगे, इनको एग्जेम्पशन है। लोअर कास्ट वगैरह के लोगों के साथ ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं था। इवन जो नोबल्स वगैरह होते थे, मंत्री लोग होते थे, ये क्या करते थे कि पैक सिस्टम के तहत जो लोअर कास्ट के लोग आते थे ना, उन लोग को मतलब एक तरीके से अपना पर्सनल नौकर बना लेते थे। कि मतलब इन लोग का तो पहले ड्यूटी क्या था? मिलिट्री को सर्व करना, एग्रीकल्चर को सर्व करना, और पब्लिक वर्क्स को सर्व करना। बट ये जो है ये पैक सिस्टम के तहत क्या होता है कि लोअर कास्ट के लोगों को मतलब पर्सनल सर्वेंट वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपर कास्ट के मंत्री लोग। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि पैक्स वगैरह जो है ये कहीं ना कहीं मतलब रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? ये पैक्स का जो एक्सप्लॉइटेशन था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, कि बहुत ही ज्यादा इन लोग से फोर्स्ड लेबर करवाया जा रहा था, ओवर टाइम बहुत ज्यादा कराया जा रहा था।
क्लियर है? इनको मतलब इनका मिसयूज़ करवाया जा रहा था, नोबल्स इनसे अपना प्राइवेट वर्क वगैरह कराते थे। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा था, जैसे जो एलाइड ग्रुप्स हैं उनको बहुत एग्ज़म्पशन दिया गया था, लेकिन जो लोअर क्लास के ग्रुप्स थे, जैसे मोरान हो गए, मटक हो गए, ये सब जो लोअर क्लास के ग्रुप्स जो थे, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा बोझ दिया जाता है, इन सब से बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि ये जो पैक्स वगैरह थे, ये एक बहुत फेमस रिवोल्ट कर देते हैं और उस रिवोल्ट का नाम होता है क्या? मौ मारिया रिबेलियन। ये जो मौ मारिया रिबेलियन है, इस रिबेलियन के तहत क्या होता है कि अहोम किंगडम का जो फाउंडेशन था, जो बेसिक मतलब फाउंडेशन जो पैक्स सिस्टम पे एस्टैब्लिश था, वो फाउंडेशन वीक हो जाता है और कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि लोअर क्लास के लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। और बाद में क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगा, तो वो जब फाइनली युद्ध लड़ता है, तो उस टाइम अहोम किंगडम का जो है वो बुरी तरीके से हार होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेगा इस रीजन को ट्रीटी ऑफ यानदबो के तहत 1826 में, और उसके बाद जो है ये हार जाएंगे। अगर ये पैक्स सिस्टम तब भी उतना पावरफुल होता, तो ब्रिटिशर्स के लिए इतना आसान नहीं होता इन्हें कंट्रोल करना। तो ये ध्यान में रखना, ये जो है ये अहोम किंगडम्स के बारे में मैंने बताया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद फिर देखो, ये अहोम्स के साइड तो ईस्ट में चल रहा था, नॉर्थ में हम लोग देखते हैं जो औरंगजेब है, उसको जाट लोगों के साथ सामना करना पड़ जाता है, सिख लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, राजपूत लोगों के साथ मतलब फाइट कर जाता है, मतलब फाइट क्या, मतलब कांस्टेंट ट्रबल टेंशन में था वो एरिया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सतनामीज लोगों के साथ दिक्कत हो जाता है इधर। ईस्ट में हम लोग देखते हैं अहोम किंगडम्स के साथ लगातार फाइट चल रहा था। साउथ में हम लोग देखेंगे जो बीजापुर है, गोलकोंडा वाला रीजन है, इन सब रीजन को वो कंट्रोल करना चाहता था। आगे चल करके ये मराठास को कंट्रोल करना चाहेगा। देखो, ये बीजापुर, गोलकोंडा, ये सबको कंट्रोल करने के पीछे एक रीजन था कि ये सब शिया मुस्लिम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। क्लियर है? और मराठास वगैरह का भी ये कि ये मतलब डिफरेंट सेक्ट थे, मराठास थोड़ा पावरफुल थे, और ये जो शिया मुस्लिम्स थे, ये शिया मुस्लिम्स मराठा को सपोर्ट करते थे औरंगजेब के अगेंस्ट। तो इसलिए जो है ये औरंगजेब जो है ये शिया मुस्लिम्स को कंट्रोल करता है और आगे चल के मराठास को कंट्रोल करेगा। क्लियर है? ये देखो, डेक्कन एक्सपेंशन जो है, एक तरीके से कहा जाता है कि ये डेक्कन एक्सपेंशन, डेक्कन में औरंगजेब का जो फोर्सफुली एक्सपेंड करने का जो सपना था, यही सपना कहीं ना कहीं जो है खत्म कर देता है, या मतलब कमजोर कर देता है मुगल साम्राज्य को। ये देखो, ये जो मैप है ना, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम का मैप है। या यहाँ पे ये देख सकते हो, ये अहमदनगर वाला रीजन है, यहाँ इधर बीजापुर वाला रीजन है, ये गोलकोंडा वाला रीजन है, ये बेलार वाला रीजन है, ये बिदर है। ये सारा जो रीजन है ना, ये ध्यान में रखना, ये रीजन जो है वो शिया मुस्लिम वाला रीजन है। क्लियर है? इन सबको एनेक्स करता है, और बाद में इसी रीजन्स में जो है हम लोग को मराठास जो है ये देखने को मिलेंगे। जब ये सारे एम्पायर जो है वीक पड़ जाएगा, तो इधर ही वाले रीजन में मराठास देखने को हम लोग को मिलते हैं। क्लियर है? तो औरंगजेब जो है ये बीजापुर और गोलकोंडा को एनेक्स कर लेता है 1686 और 1687 में। बीजापुर में जो है वो आदिल शाही डायनेस्टी रूल करते रहता है। ये नाम ध्यान में रखना है, सब इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा फैक्चुअल है बट ध्यान में रखना। गोलकोंडा जो है कुतुब शाही डायनेस्टी जो है ये रूल कर जाता है। ये दोनों के दोनों शिया मुस्लिम्स वगैरह थे। अब देखो, क्यों ऐसा हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो डेक्कन पॉलिसी था औरंगजेब का, वो बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। मतलब इवन एक बहुत फेमस लाइन है हिस्टोरियन जेएन सरकार का, जो बोलते हैं कि जो डेक्कन था वो एक तरीके से औरंगजेब के लिए अल्सर का काम करता है। अल्सर मतलब वही जो कैंसर वगैरह में जो ट्यूमर वगैरह बन जाता है, जो जिसकी वजह से वो ट्यूमर बढ़ता चला जाता है, बाद में इंसान का डेथ हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बोल रही है कि जो डेक्कन था वो औरंगजेब के लिए अल्सर साबित होता है। रीजन क्या है? औरंगजेब जब बीजापुर और गोलकोंडा को जब रूल करता है, मतलब उस पे जब कंट्रोल करता है, उसको एनेक्स करता है, तो उसकी वजह से औरंगजेब का जो साम्राज्य था, जो मुगल साम्राज्य था, वो डायरेक्टली मराठा से कॉन्फ्रंटेशन में आ जाता है, और फिर मराठा से फाइट करना, वो भी वैसे एरियाज पे। देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला पूरा रीजन जो है ये हमारा बहुत घना जंगल वाला रीजन है। क्लियर है? और हिल्स वगैरह बहुत ज्यादा है यहाँ पे, फॉरेस्ट वगैरह काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो वैसे एरियाज में खास करके ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला साइड वाला जो एरिया है, इधर जो है अच्छा खासा हम लोग को घना जंगल देखने को मिलता है। तो इधर जो गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह है कि हिल वगैरह के पीछे छुप गए, उधर से वॉर कर रहे, मतलब अभी तक जो मुगल साम्राज्य को हम लोग देखते आ रहे थे कि ये तो जो है वो पूरा प्लेन एरिया में इधर इस साइड बहुत इजीली किसी को भी हरा सकता था। यहाँ जाकर के अहोम से हारता ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी ये जो है टेरिटरी जो था वो मुगल्स के फेवरेबल में नहीं था।
यहाँ पे भी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को टाइम लग गया इतना हराने में सबको। औरंगजेब कितने बार मल्टीपल्स वॉर में इन सबको हरा चुका था, लेकिन होता क्या था, वो जैसे यहाँ पे हराता था, ये सब लोग जो है वो अपना आर्मी लेकर के छुप जाते थे। कोई पहाड़ों के पीछे छुप गया, और इतने ज़्यादा हिल्स वगैरह हैं इन रीजन्स में, पूरा डेक्कन प्लेटू में, कि कोई किसी पहाड़ के पीछे छुप गया है, कोई जो है कॉमन मैन्स का मतलब वेशभूषा धारण करके सिविलियंस टाइप बन गया आर्मी लोग। और उसके बाद जैसे ही मुगल्स आर्मी वापस रिट्रीट करते थे, क्योंकि पूरा उतना बड़ा सेना लेकर के औरंगजेब हमेशा इधर रह तो नहीं सकता था हर जगह पे। तो जैसे ही वो थोड़ा शांत पड़ते थे, वापस ये क्या होते थे, वापस मतलब निकलते थे अपना, और उसके बाद फिर अटैक करते थे, छुप-छुप के मुगल्स आर्मी पे अटैक करना स्टार्ट कर देते थे। तो ये एक तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता था, इसलिए ये रीजन जो है वो हमेशा लगभग 27 सालों तक मतलब औरंगजेब जो है वो कंट्रोल करने के चक्कर में इधर ही रह जाता है। क्लियर है? और जब इधर पूरा इस एरिया में रह जाएगा तो क्या होगा, जो नॉर्दर्न पार्ट वाला रीजन है, इधर बहुत ज़्यादा इस रीजन में बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं पाएगा। और इधर जब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा तो ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहे हैं नोबल्स लोग। क्लियर है? ये नोबल्स लोग मिल करके पूरा नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और सदर्न इंडिया में जो है वो औरंगजेब बैठा हुआ है इधर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये नोबल्स जो हैं बाद में चल करके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे। मतलब नोबल्स जो होंगे वो इतने पावरफुल हो जाएँगे कि वो जो चाहेंगे वो होगा। क्लियर है? और बाकी जो हम लोग पॉलिसीज़ वगैरह देखते हैं वो तो चलता ही रहता है। तो ये कुछ-कुछ ऐसा रीज़न है जो हम लोग देखते हैं। फिर क्या है, गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में हम लोग देख ही लिया कि इसकी वज़ह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मुगल आर्मी को। लगभग 25 सालों तक जो है वो मतलब लगातार युद्ध लड़ना। अभी अगर इंडिया 1 साल 2 साल युद्ध लड़ जाए तो इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हिस्ट्री में ये पढ़ते होंगे कि मतलब जब भी कोई कंट्री अगर युद्ध बहुत ज़्यादा लड़ता है ना, तो उस जगह पे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि युद्ध में पैसा ही इतना ज़्यादा लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज का रिक्वायरमेंट जो है, मतलब जो नीड है वो सप्लाई चेन जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से एक तो सप्लाई रुकने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, और दूसरा जो है डिस्ट्रॉय भी बहुत ज्यादा होता है, गुड्स सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है, तो पैसा उसमें खर्च होता है आर्मीज में, या फिर मतलब जो गन पाउडर वगैरह है या और भी जो आर्टिलरीज वगैरह है उन सबको खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, उनके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इतने टाइम तक जो वो लगातार कैंपेन कर जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मुगल साम्राज्य जो एक टाइम मतलब जो हम लोग बोलते हैं सोने की चिड़िया टाइप की, इतना ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेटेड था, वो वेल्थ क्या होता है, लगभग पूरा वेल्थ एग्जॉस्ट हो जाता है। इवन औरंगजेब को और ज्यादा पैसों का नीड था, तो उन पैसों के नीड की वजह से औरंगजेब क्या करता है, बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्सेशन करेगा, और जिसकी वजह से जो फार्मर्स वगैरह हैं ये सब जो है वो नाराज होना स्टार्ट कर देते हैं। जो जागीर से दिया गया था राजपूत रूलर्स को, वो या फिर और भी अन्य जो मनसबदार को, जो लॉयल मनसबदार को जागीर दो दिया गया था, वो जागीर जो है ये वापस लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पैसों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्लियर है? और जिसकी वजह से फिर वो जो राजपूत रूलर्स थे या अन्य जो मतलब जागीरदार थे, वो सब औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये पूरा कोलैप्स कर गया था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। देखो फिर अभी हम लोग देखते हैं ये मराठास वगैरह पे कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब अभी क्या करेगा। और देखो ये जो है ना, ये औरंगजेब का अगर हम लोग देखें, ये 1707 में जब औरंगजेब का डेथ होता है तो ये कुछ इस तरीके का साम्राज्य था, पूरा इतना ज्यादा विस्तार हो चुका था। इधर जो ये खुरासन वाला रीजन है ये अभी भी कंट्रोल में नहीं आता है, जो अब एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट इधर जो है यहाँ पे इस साइड वाला रीजन जो है ये होम किंगडम्स है, इधर कुछ कुछ छोटा साउथ इंडियन किंगडम्स था। बट लगभग ये पूरा फोर्सफुली ये इतना कंट्रोल तो कर लिया गया था, बट जैसे ही इसका डेथ होगा ये पूरा एम्पायर जो है बहुत ही जल्दी कोलैप्स करना स्टार्ट होगा। 1739 आते आते तक ये दिल्ली के आसपास रीजन तक सीमित रह जाता है। क्लियर है? बस मतलब 30 सालों के अंदर। देखो ये जो है शिवाजी को हराने के लिए या शिवाजी को कॉन्कर करने के लिए औरंगजेब जो है अपना दो ग्रेट जनरल्स को भेजता है। सबसे पहले शाइस्ता खान को भेजता है कि शाइस्ता खान जाता है और शिवाजी से लड़ता है, लेकिन शाइस्ता खान को बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता है। उसके बाद फिर औरंगजेब जो है अपना नोबल जो है राजा जय सिंह, ये राजा जय सिंह को भेजता है, और ये राजा जय सिंह जो है ये जाते शिवाजी से युद्ध लड़ते हैं और शिवाजी को हरा देते हैं। क्लियर है? एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये देखो ये औरंगजेब के बारे में ना ये गलत धारणा बना हुआ है कि ये बहुत ही ज्यादा हिंदू विरोधी था, ये बहुत ही ज्यादा टेम्पल डिस्ट्रॉय करता था। ये बात बिल्कुल सही है कि वो मतलब बहुत सारा ऐसा पॉलिसीज लाया था जिसकी वजह से मतलब जो एंटी हिंदूज हो, एंटी हिंदू बोलना गलत होगा, एंटी मतलब जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जितना भी है उन सबको मतलब वो कहीं ना कहीं फेवर नहीं करता था। इवन टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन भी बहुत कराया है औरंगजेब ने, ये बात भी बिल्कुल सही है।
लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो ध्यान में रखने वाला बात है कि औरंगजेब के टाइम में जितने हिंदूज लोग थे, जितने हिंदूज एम्प्लॉयड थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, उतना ज्यादा हिंदूज जो थे वो अकबर के टाइम पे भी एम्प्लॉयड नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में। क्लियर है। दूसरा, औरंगजेब जो है बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो भले डिस्ट्रॉय किया है, बट बहुत सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्रांट्स भी, जो लॉयल लैंड ग्रांट्स वगैरह होता है ना, वो ग्रांट्स भी दिया है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो औरंगजेब था, वो रिलीजन से ज्यादा अगर हम लोग बोले तो ये कहीं ना कहीं जो है एक एक ऑपर्चुनिस्टिक लीडर था, कि उसको बस शासन करने से मतलब था, वो चाहे कि उसके लिए कोई भी पॉलिसी अपनाए। क्लियर है। मतलब ऐसा कोई नहीं। और ये चीज देखने को भी मिलता है कि जितने भी इस टाइप के लीडर्स होते हैं ना, जो ताकत के दम पे सत्ता चलाना चाहते हैं, वो ऑपर्चुनिस्टिक ही होते हैं। मतलब उनको बस होता है कि बस कुछ भी करो और रूल में रहो, बाकी उनका कोई आइडियोलॉजी ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं होता है। क्लियर है। तो देखो, ये औरंगजेब जो है वो भेज भी किसको रहा है? राजा जयसिंह को। ये राजा जयसिंह जो हैं ये शिवाजी को हराते हैं, और यहाँ पे शिवाजी का जब हार होता है तो उस टाइम जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो था बहुत फेमस था, क्योंकि इसमें शिवाजी के साथ मुगल्स जो है एक टाइप का पीस ट्रीटी साइन करते हैं। और जो संभाजी हैं, जो अभी छावा मूवी जो आया था उसमें जो संभाजी हैं, ये संभाजी को औरंगजेब जो है वो मनसबदार बना देता है। कुछ टाइम तक संभाजी जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ मनसबदार जो है वो सर्व करते हैं। क्लियर है। लेकिन बाद में क्या होता है, शिवाजी जब जाते हैं विजिट करने दिल्ली में, तो उस टाइम औरंगजेब क्या करता है, किसी तरीके से छल से जो है मतलब ये शिवाजी को कैद कर लेता है और उनको जेल में बंद कर देता है। लेकिन हालांकि शिवाजी जो है वो वहां से किसी तरीके से मैनेज करके मतलब अपना वेशभूषा बदल करके एस्केप कर जाते हैं। बहुत फेमस, बचपन में कहानी पता होगा, लड्डू का टोकरी वाला कहानी। अभी मैं ये सब नहीं बताने जा रहा है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है। क्लियर है। तो वो किसी तरीके से भाग जाते हैं, और 1670 में जो है जब शिवाजी वापस जब लौटते हैं, तो फिर वो अपना फिर से एक रिवाइवल पीरियड स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो मेन शिवाजी जो शिवाजी बनते हैं वो इसी पीरियड के बाद बनते हैं, क्योंकि ये अब जो है अब अपना एम्पायर को फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी उनका फोर्ट्स जो औरंगजेब या मुगल साम्राज्य जो कैप्चर कर लिया था, उसको ये वापस रिकैप्चर करेंगे। क्लियर है। और मराठा एम्पायर को बढ़ाने का कोशिश करते, तब तक बढ़ाने का कोशिश करते जब तक उनका डेथ नहीं हो जाता है 1680 में। और जैसे ही 1680 के आसपास में शिवाजी का डेथ होगा, वैसे ही औरंगजेब जो है वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके डेक्कन में आ जाएगा। डेक्कन में आने का रीजन था क्योंकि अब वो चाहता था कि शिवाजी जो सबसे बड़ा ट्रबल हो रहे थे डेक्कन एम्पायर, मतलब डेक्कन को कैप्चर करने में, उनका डेथ हो चुका है। तो अब वो चाह रहा था कि क्यों ना मतलब ये पूरा डेक्कन वाले रीजन को कंट्रोल किया जाए। क्लियर है। और 1680 से लेकर के 1707 तक, 1707 तक औरंगजेब जो है लास्ट का ये जो 27 साल है, ये पूरा का पूरा डेक्कन में ही बिताएगा और यहीं पे उसका मौत हो जाएगा। क्लियर है। कुछ और फेमस देख लेते हैं। 1675 में जो औरंगजेब जो है वो नाइन्थ सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, इनको मार देता है। इनको मारने के पीछे रीजन क्या होता है? और ये जो मारता है ना, ये सिखिज्म के तहत, मतलब हालांकि जहांगीर जो है वो गुरु अमरदास जो फिफ्थ सिख गुरु थे आई थिंक, उनको जब मारता है तो उसके बाद मतलब जो है ऑलरेडी सिखिज्म और मुगल्स का रिलेशन खराब हो चुका था। लेकिन अभी जब गुरु तेग बहादुर को जब औरंगजेब मारता है तो इसके बाद ये रिलेशन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जैसे अभी मैं दिल्ली में रहा था काफी टाइम, तो वहां पे जो मतलब जिन सिख्स के साथ मैं रहता था, वो सिख्स जो है मतलब ऐसे थे कि मतलब उनको मुस्लिम्स आज भी उतने ज्यादा पसंद नहीं थे। या मतलब ये जो कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर के जो विवाद है या मतलब नफरत है, ये कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलता है। इवन हिंदूज और मुस्लिम्स में भी जो इतना ज्यादा देखने को मिलता है, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है कहीं ना कहीं औरंगजेब का जो रूल है। ये औरंगजेब का रूल जो है वो बहुत कुछ डिफाइन कर देता है, क्योंकि इससे पहले जो अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था। इवन औरंगजेब का जो बेटा था, ये औरंगजेब का बेटा जो था, इसका नाम अकबर था। हम लोग देखेंगे कि ये अकबर जो था, ये भी मतलब जो है मतलब धर्म को, सभी धर्मों को एक समान मान करके चलता था। ये अपने पिता के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है इन चीजों को लेकर के। इवन ये अकबर जो मतलब औरंगजेब जो है डेक्कन को कंट्रोल भी शायद इसलिए करना चाहता था, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि उसका जो अपना बेटा अकबर था, ये जो है ये जाकर के डेक्कन इंडिया में, मतलब जो साउथ इंडिया है, इसमें जाकर के शरण लिया जाता है शिया मुस्लिम्स या मराठा से सबके पास। मराठा तो बोलना गलत होगा, शिया मुस्लिम से सबके पास जाके शरण लिया जाता है। तो ये जो औरंगजेब था वो, उसको डर था कि कहीं ये अकबर जो है कहीं ऐसा ना मतलब कि औरंगजेब को ही मार दे। मतलब जिस तरीके से औरंगजेब जो है वो शाहजहां को जेल में बंद करके खुद रूलर बन गया था, तो उसको डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरा सत्ता चला जाए, तो इसलिए भी वो इधर चला जाता। बाद में वो अकबर को हरा देता है। क्लियर है। तो ये सारा चीज हम लोग को देखने को मिलता है।
अभी एक चीज और अब यहाँ पे देख लो, ये गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा, ये जो 9 सिख गुरु हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस है। देखो होता क्या है ना, 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मार देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब यहाँ पे होता क्या है, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो आज का कश्मीर वाला रीजन है, ये कश्मीरी पंडित जो थे, इनको वहां का कश्मीर का जो गवर्नर अपॉइंटेड होता, जो मनसबदार था, वो इफ्तिकार खान को दिया गया हुआ था। तो ये जो इफ्तिकार खान था ना, ये कश्मीरी पंडित को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा था इस्लाम धर्म में। तो इसके अगेंस्ट ये जो इफ्तिकार खान है, ये जाते हैं गुरु तेग बहादुर के पास हेल्प लेने के लिए कि मतलब हम लोग का हेल्प करो। मतलब ये कश्मीरी पंडित जाते हैं, सॉरी, ये कश्मीरी पंडित जो हैं गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं इफ्तिखार खान के अगेंस्ट हेल्प लेने के लिए। तो ये गुरु तेग बहादुर उस टाइम अनाउंस करते हैं कि जब मतलब मैं पूरा कंप्लीटली आपका सपोर्ट करूंगा मोरली, और जिस तरीके से भी हो सके वो सपोर्ट करने का कोशिश करूंगा। और ये जो है, ये मतलब एक ऐलान करते हैं कि जब तक मैं धर्म परिवर्तन ना कर लूं तब तक आप लोग कोई भी धर्म परिवर्तन ना करें। ये चीज की वजह से क्या है कि मतलब क्योंकि ये जो गुरु तेग बहादुर थे, ये तो सिखिज्म के थे, लेकिन फिर भी ये हिंदूज को, जो कश्मीरी पंडित थे, उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। मतलब दूसरे धर्मों को भी सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, इसलिए इनको टाइटल दिया जाता है हिंद की चादर या द शील्ड ऑफ हिंद। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब ये जो था, ये कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर है, इसके अगेंस्ट मतलब एक टाइप का स्टेटमेंट था कि जब तक वो धर्म का परिवर्तन ना करे तब तक और कोई लोग जो है वो धर्म परिवर्तन फोर्सफुली ना करे। मतलब उनका कहना था कि अगर मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया तभी आप लोग करना, अगर मेरा नहीं हो पाया तो आप लोग कोई मत करो। तो अब उसी चीज में क्या होता है कि एक टाइप का ये अथॉरिटी के अगेंस्ट चैलेंज माना जाता है। और देखो बस ये एक रीजन नहीं था, एक रीजन ये भी था कि जैसे अभी बाबा लोग होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत सारे लोग फॉलोवर्स उनको सुनने बैठते हैं। तो गुरु तेग बहादुर के साथ भी ऐसा ही था कि इनका पॉपुलैरिटी, क्योंकि ये सिख गुरु थे, तो इनका पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा था कि ये जहां पे भी सभा करने जाते थे, वहां पे हजारों लाखों लोगों का भीड़ उमड़ आता था उनको सुनने के लिए। क्लियर है? देखने के लिए। तो इस ये चीज जो था, ये कहीं ना कहीं मतलब औरंगजेब या मुगल एम्पायर को ऐसा लगता था कि ये तो खतरे का साइन है, कहीं इन फ्यूचर ये मिलिट्री रिवोल्ट कर सकता है हम लोग का। और क्योंकि मुगल्स और सिख्स का रिलेशन अच्छा नहीं था गुरु अमरदास के डेथ के बाद, तो उसके बाद से उसको और ज्यादा लगता है। तो एक तो ये वाला रीजन भी था, और दूसरा जो था, गुरु तेग बहादुर कहीं ना कहीं अथॉरिटी को चैलेंज कर दिए थे। तो अब क्या होता है, ये गुरु तेग बहादुर को पकड़ा जाएगा और औरंगजेब इनको 3 ऑफर देता है। ऑफर नंबर 1 देता है कि या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो। ऑफर नंबर 2 देता है कि या तो अगर तुम भगवान के करीब अपने आप को मानते हो तो कोई मिराकल करके दिखाओ। और ऑफर नंबर 3 बोलता है कि मौत मंजूर करो। तो गुरु तेग बहादुर जो है वो मौत मंजूर करते, मरना पसंद करते। तो ये जो रेड फोर्ट के सामने, अभी अगर दिल्ली घूमने जाओगे तो रेड फोर्ट, जो आज का रेड फोर्ट है, इसके जस्ट सामने ही है, हल्का सा दूरी पे होगा। यहाँ पे ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। इसी गुरुद्वारा में जो है गुरु तेग बहादुर को सर धड़ से अलग ऐसे कर दिया जाता है और इनका डेथ हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो है, ये मतलब इनको मारने का रीजन था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 सोर्सेज है। एक सिख सोर्स जो है वो यही बताता है, हिस्ट्री में अगर देखा जाए कि हिस्ट्री क्या बोलता है इस स्टोरी के बारे में, तो जो सिख सोर्स है वो यही बोलते हैं कि मतलब ये जो है, जो गुरु तेग बहादुर है, वो अपने धर्म का रक्षा करने के लिए या मतलब फ्रीडम ऑफ वर्शिप के लिए जो है अपना जान दे देते हैं। जो पर्शियन सोर्स है वो ये बताता है कि जो गुरु थे वो कहीं ना कहीं गुरु तेग बहादुर जो थे वो एक टाइप के पॉलिटिकल डिस्टर्बर थे किंग के लिए। क्लियर है? और वो कहीं ना कहीं आर्म्ड रिबेलियन जो है वो मतलब उसका प्लान कर रहे थे, या उस चीज को लेकर के कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस था। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस लेकर के चलते हैं, वो दोनों थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब एक तो डिस्टरबेंस भी थोड़ा बहुत था, और साथ ही साथ वो जो है वो बाकी सभी धर्मों के एक टाइप के प्रोटेक्टर भी थे, जो औरंगजेब को या मुगल साम्राज्य को पसंद नहीं था। और जब ये गुरु तेग बहादुर का डेथ होता है तो उनका जो बेटा होता है गुरु गोविंद सिंह, ये जो 10th गुरु होते हैं, यही गुरु गोविंद सिंह जो है फिर खालसा पंथ का स्थापना करते हैं। और ये जो खालसा पंथ होता है, ये काइंड ऑफ वॉरियर क्लास होता है। और इसके बाद सिखिज्म जो था, अभी तक जो केवल पीस और प्रॉस्पेरिटी का बात कर रहा था, इन्हें लगता है कि नहीं, अगर पीस और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करना है तो फिर हमें हथियार उठाना पड़ेगा। ये मतलब ये जो युद्ध है, मतलब इनका कहना था कि हम युद्ध तो नहीं चाहते थे, बट क्योंकि अगर मतलब
मतलब अगर हमें सर्वाइव करना है या पीस और प्रॉस्पेरिटी को फैलाना है, तो ये युद्ध जो है ये करना अनिवार्य होगा। ये बिल्कुल मतलब वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा महाभारत में था कि मतलब युद्ध तो नहीं चाहते बट पीस और प्रॉस्पेरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ये ज़रूरी है। क्लियर है? तो बिल्कुल ये वैसा ही कुछ था। क्लियर है? फिर देखो औरंगज़ेब का जो पॉलिसी था ना राजपूत स्टेट्स को लेकर के, एक तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे राजपूत स्टेट्स का जो राजपूत रूलर्स जो उसके फेमस फेमस जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये सबके जो फेमस मनसबदार लोग थे, जिनको जागीरदार दिया गया था, वो जागीरदार बहुत सारा औरंगजेब जो है वो लेना स्टार्ट कर देता है जब भी उसको लगता है कि कोई भी कुछ गलती कर जाए। दूसरा जो राजपूत स्टेट वगैरह जो थे ना, उन स्टेट्स में जो है मतलब वो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे सपोज कर लो ये जो महाराजा जसवंत सिंह है जोधपुर के, जोधपुर जो था वो मुगल्स का बहुत ही क्लोज एलाई रहा करता था हमेशा से। मतलब अकबर के टाइम से जोधपुर बहुत ही ज्यादा क्लोज एलाई था। लेकिन होता क्या है, महाराजा जसवंत सिंह का जब डेथ होता है तो एक होता है अजीत सिंह जो जसवंत सिंह के बेटे होते हैं, एक होता है उनका पोता ग्रैंडसन ऑफ जसवंत सिंह इंदर सिंह। इन दोनों ये दोनों राजा बनना चाहते थे जैसा कि हर साम्राज्य में होता है, तो इसमें वो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जोधपुर से भी दुश्मनी लेता है। तो ऐसे करके वो बहुत सारा जो राजपूत किंगडम्स वगैरह था उस पे वो औरंगजेब जो था वो अपना पपेट को बैठाना चाहता था एज अ रूलर। तो उसकी वजह से मतलब राजपूत के साथ भी जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो है मुगल साम्राज्य का, उसमें राजपूत जो थे एक टाइप का मतलब नींव का काम कर रहे थे, बैकबोन का काम कर रहे थे, और ये बैकबोन ही औरंगजेब खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। और एक जो मैंने बताया कि बहुत सारा राजपूत स्टेट्स जो है उसको खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर देता है। खालिसा लैंड मतलब क्या, कि जो लैंड डायरेक्टली किंग के कंट्रोल में है, मतलब बीच में कोई जागीरदारी सिस्टम या लैंड ग्रांट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो खालिसा लैंड अकबर वगैरह जो अपने लॉयल्स लोग को दे करके गया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वगैरह, वो सारा जो जागीर था वो उन सबको ये क्या करता है खालिसा लैंड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। रीजन मैंने बता रखा है, क्योंकि औरंगजेब को बहुत ज्यादा पैसों का नीड था तो वो ज्यादा से ज्यादा खालिसा लैंड बनाने का कोशिश करता है। क्लियर है? फिर जाट रिवोल्ट मैंने बता दिया। जाट रिवोल्ट क्यों होता है, क्योंकि टैक्स बहुत बड़े, ये जाट रिवोल्ट जो है वो ध्यान में रखना चुरामन इसको लीड करते हैं। ये जाट रिवोल्ट के पीछे कारण क्या था, दो कारण था। एक तो बहुत बड़ा आर्मी मेंटेन करने के लिए जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन औरंगजेब बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और दूसरा रीजन जो था वो रिलीजियस रिलीजन था, कि वो जो फोर्सफुल कन्वर्जन वगैरह जो करवाया जा रहा था, टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन वगैरह जो कराया जा रहा था, इन चीजों को लेकर के ये जो जाट है ये रिवोल्ट करते हैं। क्लियर है? और ये 1691 में होता है और 1707 में जो है औरंगजेब का डेथ हो जाता है। और ये जैसे ही डेथ होता है वैसे ही, और मतलब ये एक तरीके से साम्राज्य जो है वो तो अगले 10 साल में ही खत्म हो जाता है। लेकिन 10 साल के बाद ये जो है बस एक तरीके से समझो ऐसा कि बैसाखी पे चल रहा था। नहीं तो साम्राज्य तो 10 साल भी नहीं टिकता औरंगजेब के डेथ के बाद। मुगल साम्राज्य मतलब इतना बड़ा एम्पायर, सोचो कि ये इमेज में देखो कितना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर मतलब अनऑफिशियली अगर बोला जाए तो ये 1717 आते आते लगभग खत्म हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ एक पपेट बन के रह गया था 1717 तक आते आते। क्लियर है? तो 10 साल के अंदर जो है मतलब लगभग खत्म ही है और कुछ है ही नहीं। ऑफिशियली अगर बताया जाए तो 1857 तक जो है वो जाता है। लेकिन ये सब 1707 के बाद जो भी राजा आते हैं, जो भी मुगल बादशाह आते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ नाम का होता है कि बस मुगल बादशाह है। कुछ मतलब ऐसा उन लोग कोई काम नहीं किया, उन लोग के पास ना कोई पावर था। सबके सब जो थे मतलब अगर मैं बताऊं शाह आलम टू जो है वो लगभग आगे चल के 50 साल तक रूल करेगा, 50 ईयर्स तक। लेकिन वो राजा ऐसा था कि उस राजा को सैलरी कौन दे रहा है, उस राजा को सैलरी दे रहा था हमारा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब उसको राजा बनने के लिए सैलरी दे जाता कि ठीक है तुम मुगल बादशाह बनेगा, ऐसा मतलब सैलरी दिया जा रहा है। और उसका मतलब दोनों आंख नहीं है, अंधा है बेचारा, मतलब इस टाइप का रूलर रूल कर रहा है 50 साल तक। क्लियर है? कि जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से सैलरी पे पल पोस रहा है। इवन राजा राम मोहन राय को जो राजा का उपाधि दिया गया ना, वो अकबर थ्री दिया है। अकबर टू तो वो औरंगजेब का बेटा था, ये अकबर थ्री जो रूलर है मुगल बादशाह, ये राजा राम मोहन राय को राजा का रूलर दिया। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय का ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा बनता था। तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड विजिट करने जाते हैं तो उस टाइम ये अकबर थ्री जो है ये पैरवी करता है राजा राम मोहन राय से कि प्लीज मतलब उन्हें बोलो कि मेरा सैलरी बढ़ा देने। क्लियर है? तो सोच रहे हो कि ये जो एक मुगल बादशाह जिस मतलब जो ये मुगल बादशाह या ये मुगल एम्पायर, ये वही एम्पायर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरह युद्ध में हराता है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे, वो जब जहांगीर के कोर्ट में जब जाते हैं तो ब्रिटिशर्स को मतलब
बिल्कुल वो समझा जाता था, लो ग्रेड सिटीज़न समझा जाता था। मतलब जब विलियम हॉकिंस जब जाते हैं तो, उस टाइप का समझा जाता था और उसके बाद फिर उन्हीं से जो है मतलब यहाँ पे देखो कि ये अकबर 3 जो है, ये अकबर 3 जो है मतलब पैरवी करा रहा है कि प्लीज़ मेरा सैलरी बढ़ाने बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्लियर है? तो ये कंडीशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका फाउंडेशन था वो सारे पिलर्स को औरंगज़ेब जो है वो खुद ही तोड़ चुका होता है, क्लियर है? तो वही अगर हम लोग देखें कि इम्पैक्ट ऑफ डेक्कन पॉलिसी अगर देखें कि औरंगजेब का जो डेक्कन पॉलिसी था उसका क्या इम्पैक्ट था, मिलिट्री इम्पैक्ट हम लोग देख चुके हैं कि मुगल आर्मी जो था वो बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो चुका था। इतने साल तक लगातार कॉन्स्टेंटली वॉर करना कहीं ना कहीं टायर्डनेस आ जाता है, क्लियर है? मोटिवेशन जो है मतलब कोई भी वॉर के लिए जो मोटिवेशन होता है वो शॉर्ट टर्म रखा जा सकता है। इतने लंबे टाइम तक की वॉर किए जा रहे मोटिवेशन आर्मी में भी नहीं रह जाता है, क्लियर है? जो ट्रेजरी था, जो खजाना था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। जो जागीरदारी सिस्टम था वो वीक हो चुका था। जागीरदारी सिस्टम वीक होने की वजह से राजपूत वगैरह का सपोर्ट जा चुका था। ट्रेजरी वीक होने की वजह से क्या है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो फार्मर्स वगैरह हैं, पीसेंट्स मूवमेंट, ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रीजनल पावर्स बहुत सारे उभर कर आज सामने आ जाते हैं, जैसे मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, जाट्स, राजपूत, ये सब नए नए रूलर्स वगैरह जो है पावरफुल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर है? सेंट्रल कंट्रोल वीक हो जाता है। जो नोबल्स थे, जो मंत्री वगैरह थे, वो बहुत ज्यादा नॉर्थ में पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि साउथ में औरंगजेब रहता है। नोबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से क्या होता है कि जो अब फ्यूचर जो भी मतलब राजा बनेगा, जो मुगल बादशाह बनेगा, वो सब कहीं ना कहीं पपेट होंगे। एक चीज और ध्यान में रखो, औरंगजेब का अगर रूल हम लोग देखें तो रूल का टाइम पीरियड देखो, ये क्या है? रूल का टाइम पीरियड जो है ये 1657 से 1707, लगभग 50 साल का रूल है। अब ये 50 साल तक रूल करेगा तो क्या होगा, इसके मतलब जब औरंगजेब का डेथ होता है तो इसका जो बेटा होता है बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर जो होता है ये खुद ही मतलब जो है वो लगभग 65 ईयर्स का होता है जब वो राजा बनता है औरंगजेब के बाद। तो ये जब 65 ईयर्स में राजा बन रहा है तो उसके पास टाइम पीरियड ही ज्यादा नहीं है, 4-5 साल का है। वो 4-5 साल रूल करता है फिर डेथ हो जाता है। मतलब जो उत्तराधिकारी थे, मतलब ऐसा हो गया था कि बेटे भी युद्ध कर रहे थे। औरंगजेब के डेथ के बाद औरंगजेब के जितने भी बेटे थे वो राजा बनने के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं। उनके पर पोते पोते सब युद्ध कर रहे हैं, मतलब सारा खानदान ही आपस में युद्ध कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, और भी ज्यादा जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्लियर है? तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। फिर रिलीजियस पॉलिसी, ये लास्ट हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है? देखो, ये जो रिलीजियस पॉलिसी है अकबर के टाइम का, अकबर जैसे सुलह ए कुल का पॉलिसी अपनाता था। यहाँ पे हम लोग को औरंगजेब के टाइम में क्या देखने को मिलता है कि जितना भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस था वो सबको मतलब उन सब का विरोध करता था औरंगजेब। मतलब जो सुन्नी मुस्लिम्स का जो प्रैक्टिसेस है उसके अलावा जो भी प्रैक्टिसेस है किसी को भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। जैसे अकबर वगैरह के टाइम होता है ना कि होली वगैरह को सपोर्ट किया जा रहा है, मुहर्रम वगैरह को सपोर्ट किया जा रहा है, या बाकी और भी जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उन सबको सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्लियर है? उन सारे प्रैक्टिसेस पे मतलब बैन बोलना तो गलत होगा, बट कहीं ना कहीं बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था। जैसे दशहरा पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जो मुहर्रम फेस्टिवल होता है जो शिया मुस्लिम्स मनाते हैं उस पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। इस टाइप का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था। मोरल पोलिसिंग, जैसे अभी हम लोग देखते हैं बजरंग दल है कि मतलब बिना मतलब का सारा नियम कानून इन्फोर्स करने के लिए मतलब बना दिया गया है कि हाँ ठीक है हम हिंदू धर्म की रक्षा के, इस टाइप का। तो बिल्कुल उसी तरीके से अभी जैसे देखो बजरंग दल है, ये तो मतलब इसको कोई स्टेट का बैकिंग नहीं है, ये तो खुद से ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो बट यहाँ पे क्या है कि मुहतसिब जो थे ये एक टाइप का स्टेट का इनको बैकिंग मिला हुआ था मोरल पोलिसिंग करने के लिए। ये जो थे मतलब जगह जगह ऐसे घूमते रहते थे और देखते रहते थे कहीं कोई मतलब अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहा है। जैसे सपोज कर लो कहीं पे जुआ खेलना, जैसे इस्लाम धर्म में जुआ वगैरह खेलना ये सख्त मना मतलब हराम माना जाता है। तो इन चीजों को देखते थे कहीं पे प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज वगैरह तो नहीं हो जाए, मार्केट में कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाए, या पब्लिक बिहेवियर वगैरह ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो जाए। मतलब इस टाइप का मतलब एक टाइप का मोरल पोलिसिंग का काम करते थे, क्लियर है? तो वही है कि ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं कि औरंगजेब जो है जजिया को इम्पोज कर देता है हिंदूज में। फिर जो ये बेसिकली पुरितन जो रिलीजियस नेचर का था, पुरितन रिलीजियस नेचर मतलब क्या, एक टाइप का हम लोग बोलते सकते हैं ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस नेचर का था। नक्शबंदी जो सूफी ऑर्डर है इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ये नक्शबंदी सूफी ऑर्डर जो है मतलब ये एक टाइप का ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम्स को प्रमोट करता है कि जो भी मतलब लिखा हुआ है
मतलब ये जो है मतलब एक तरीके से मान बोल सकते हो बिल्कुल कट्टरपंथी वाला मुस्लिम्स धर्म जो है इसको फॉलो करता था ये, क्लियर है? फिर 9th गुरु तेग बहादुर का एनेक्सेशन करता है, ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। डेक्कन स्टेट्स को कंट्रोल ही इसलिए करना चाहता था क्योंकि डेक्कन स्टेट्स में सियास का पॉपुलेशन अच्छा खासा था। इवन उसका जो बेटा सन अकबर जो होता है वो डेक्कन में जाकर के रिफ्यूज ले लेता है। तो अकबर औरंगजेब को कहीं न कहीं इसका भी डर था कि कहीं न मतलब ऐसा नहीं कि उसका जो बेटा अकबर है वो डेक्कन सल्तनत का हेल्प से वो उसी पे अटैक कर दे और उसके बाद उसका साम्राज्य वगैरह सब कुछ चला जाए। मतलब इस टाइप का उसका एक था। देखो ये एक फेमस है कि जैसे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हो गया, जो टैक्स वगैरह हो गया, तो मुस्लिम्स वगैरह जो हैं उनको जो है मतलब ट्रेड वगैरह करने पे 2.5% टैक्स देना पड़ता था। मतलब एक तो जजिया अलग से हिंदूज़ को देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो अलग से जो कस्टम ड्यूटी वगैरह का टैक्स होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे, क्लियर है? तो उन चीज़ों में क्या देखा गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो 2.5% टैक्स दे रहे हैं, हिंदूज़ जो हैं उनको 5% टैक्स देना पड़ता है। ये रीजन टू रीजन वैरी करता था। कहीं-कहीं पे जो है मुस्लिम्स जो हैं उनको मतलब एकदम नेग्लिजिबल टैक्स भी देना पड़ता था या हिंदूज़ को जो है थोड़ा कम भी देना पड़ता था, कहीं-कहीं 5% से ज़्यादा भी होता था। मतलब इस टाइप से जो टैक्स है वो मतलब बिल्कुल कंप्लीटली हिंदूज़ मुस्लिम्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करके चलता है। तो ये जो है ये कहीं न कहीं मतलब जो आज के टाइम का जो ये इतना जो हिंदू मुस्लिम्स का जो कड़वाहट है उसको कहीं न कहीं मतलब और ज़्यादा मतलब फाउंडेशन रख के चला जाता है, ये हो गया, फिरोज़ शाह तुगलक हो गया, ऐसा हो गया। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब के सब ऐसे ही थे, क्लियर है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑपर्चुनिस्टिक रूलर था, बट बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा करके भी गए। जैसे सूफ़ीज़्म का इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, अकबर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इन्होंने बहुत कुछ अच्छा करके गए हैं। क्लियर है। शेरशाह सूरी अगर हम लोग देखें तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो रोल था, इंडिया का प्रॉस्पेरिटी में जो रोल था, अकबर का प्रॉस्पेरिटी में जो रोल था, ये सब जो हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। जो डेक्कन में मतलब जो भी शिया मुस्लिम्स वगैरह थे या फिर नॉर्थ में भी बहुत सारे जो सुन्नी मुस्लिम्स वगैरह थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बहुत अच्छा करा है, क्लियर है। हिस्ट्री को जो है कभी भी इमोशनल होके पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। वो बस देखना है कि कौन-सा रूलर कैसा था, किस माइंडसेट का था। क्योंकि अलग-अलग माइंडसेट के रूलर आते हैं, सबका एस्पिरेशन अलग होता है। औरंगज़ेब जो था वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेचैन इंसान था। जिसके पास बेचैनी जितना ज़्यादा होता है वो बाहर की दुनिया में उतना ज़्यादा तबाही करता है। तो बस वही था औरंगज़ेब के साथ, क्लियर है। कि अंदर से जो जितना ज़्यादा इनसिक्योर होता है अंदर से वो बाहर उतना ही ज़्यादा मतलब फ़ोर्सफुली डोमिनेट करने का कोशिश करता है, जो हम लोग को हिटलर के टाइम पे भी देखने को मिलता है। क्लियर है? फेमस जो बैटल है इसके टाइम का एक है बैटल ऑफ समूगल जिसको जन-ए समूगल बोलते हैं। ये दारा सिकों और औरंगज़ेब के बीच में लड़ा गया था। ये दोनों भाई थे, याद आ रहा है? शाहजहाँ के 4 बेटे दारा सिकों, औरंगज़ेब, मुराद वगैरह ये सब जो 4 भाई थे। तो इन दोनों के बीच में ये वॉर लड़ा गया था। दारा जो था वो शाहजहाँ जो था वो दारा को राजा बनाना चाहता था। ये दारा बहुत ही लिबरल था। औरंगज़ेब जो था ऑर्थोडॉक्स था बट औरंगज़ेब जो था ये जीत जाता है।